कहानी शुरू होती है यूरोप के एक छोटे से आइलैंड से जहाँ एक यहूदी की डेथ हो जाती है। वो यहूदी उस आइलैंड का आखिरी यहूदी होता है। इसके बाद वहाँ एक शॉपकीपर जिसका नाम इब्राहिम होता है और उसकी एंटीक की दुकान होती है, वो उस यहूदी की लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से एक संदूक लाके अपनी दुकान पर सेल के लिए रख लेता है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि उस दुकानदार का नाइट वॉचमैन आता है और रात में उसकी नज़र उस संदूक पे पड़ती है। वो उस संदूक को देख के खोलने की कोशिश करता है। इतने में शॉप के अंदर हर चीज हिलना स्टार्ट हो जाती है। घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं, लैंप हिलने लगते हैं और म्यूजिक खुद ब खुद बजना शुरू हो जाता है। और उस संदूक से कोई चीज निकल के उसे उठा के जोर से शटर पे मारती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ सीन चेंज होता है और मुंबई में इमरान और उसकी वाइफ मैगी को दिखाया जाता है, जहाँ इमरान अपनी वाइफ को कन्विंस कर रहा होता है कि हम नई जगह सेट हो जाएंगे। यानी इमरान की यूरोप ट्रांसफर हो रही होती है। इमरान न्यूक्लियर साइंटिस्ट होता है और उसकी यूरोप के उसी जजीरे में ट्रांसफर होती है। वो दोनों यूरोप आ जाते हैं और इमरान अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देता है। इमरान को वहाँ कंपनी की तरफ से एक घर मिलता है और इमरान की वाइफ प्रोग्राम बनाती है कि उस घर को डेकोर करने के लिए वो कुछ ओल्ड कल्चरल चीजें लाएगी। और फिर वो इब्राहिम की उसी एंटीक शॉप पे चली जाती है। वहाँ चीजें देखते हुए उसे वही संदूक पसंद आ जाता है और वो उसे खरीद के घर ले आती है। घर आकर वो उस संदूक को खोलती है ये देखने के लिए कि इसमें क्या है। वो संदूक खोलती है और उससे इसमें एक कपड़े में लिपटे किसी के बाल मिलते हैं और अंदर से एक छोटी सी रेड वाइन की बोतल मिलती है। वो उस बोतल को खोलती है और उस बोतल से कोई चीज उड़ के उसके ऊपर जा लगती है और वो एकदम बेहोश हो जाती है। अब इस संदूक के बाद घर में कुछ अजीब होने लगता है। एक दिन मैगी घर में कुछ काम कर रही होती है कि अचानक सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। लाइट ब्लिंक होने लगती है, कदमों की आहट सुनाई देने लगती है और अचानक वहाँ एक आत्मा उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। इतने में वहाँ उनकी मेड आ जाती है और वो आत्मा गुम हो जाती है। मैगी सबसे बहुत डर जाती है और वो घर से निकल के सीधी इमरान के ऑफिस जाती है और उसे बताती है कि घर में ये सब चल रहा है, मैं वहाँ नहीं जा सकती, उस घर में कुछ है। इमरान समझता है कि ऐसे ही इसका वहम हुआ होगा और उसे समझा के वापस भेज देता है कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है। अगले दिन फिर मैगी घर में कुछ कपड़े सेट कर रही होती है कि वहाँ अलमारी में उसे फिर से एक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देख के वो फिर बहुत डर जाती है और इमरान को कहती है कि यहाँ कुछ है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि अगले दिन रात के टाइम इमरान घर आता है और घर की लाइट्स ऑफ होती हैं। चारों ओर सन्नाटा होता है और वो मैगी को घर में इधर उधर ढूंढ रहा होता है। इतने में अचानक से मैगी सामने आती है, जिसे देख के इमरान को भी झटका लगता है। इसके बाद वो लोग सो जाते हैं और रात में सोते हुए छत पे किसी की वाक करने की आवाज आती है। इमरान उठ के चेक करने जाता है, जहाँ उसे मिलता तो कुछ नहीं, लेकिन अब उसे मैगी की बातें सच लगना शुरू हो जाती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इमरान के फादर भी इमरान से मिलने उसी आइलैंड में पहुंच जाते हैं। इमरान उन्हें एयरपोर्ट से लेके घर आता है और घर में इंटर होते ही वो समझ जाते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। वो इमरान को कहते हैं कि यहाँ कुछ है और फिर इमरान उन्हें वो संदूक दिखाता है, जिसे देखने के बाद वो इमरान को बताते हैं कि ये संदूक नहीं, डिबुक है और यहाँ जो हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। फिर इमरान फादर को कहता है कि हम इस संदूक को बाहर फेंक देते हैं, जिस पर वो इमरान को बताता है कि अब ये संदूक अंदर हो या बाहर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें जो आत्मा थी वो निकल चुकी है। और साथ उसे बताता है कि इसका हल एक ही शख्स के पास है। इमरान की वाइफ मैगी भी प्रेग्नेंट होती है और वो इमरान को फोन करके ये सब बताती है। इमरान अगले दिन फादर के बताए हुए उसी यहूदी स्कॉलर जरदान इब्राहिम के पास जाता है और उसे ये सब बताता है। वो इमरान को कहता है कि डिबुक हमेशा ऐसे इंसान को पोजेस करती है जिसे कोई मेंटल इशू हो, या फिर ऐसे इंसान को जिसकी आत्मा और शरीर ठीक तरह से अलाइन ना हुए हों। वहीं इमरान उसे बताता है कि कोई तो हल निकालें। वो डिबुक मेरी वाइफ को पोजेस कर चुकी है और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर इब्राहिम जरदान इमरान को बताता है कि ये डिबुक तुम्हारे पैदा होने वाले बच्चे के पीछे है, क्योंकि नए पैदा होने वाले बच्चे की आत्मा और शरीर को अलाइन होने में थोड़ा टाइम लगता है। और साथ उसे बताता है कि जो भी इस डिबुक को किसी शरीर से निकालने की कोशिश करेगा या इस पर काम करेगा, वो डिबुक का सबसे पहला निशाना होगा। इब्राहिम जरदान इमरान को बताता है कि एक तरीका है जिससे इस मुश्किल से निकला जा सकता है और इमरान को कहता है कि तुम 3 दिन बाद दोबारा मुझसे मिलना, मैं जब तक कुछ करता हूँ।
3 दिन बाद इमरान उससे मिलने उसके घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। इमरान उसके बाद इब्राहिम जरदान के बेटे मार्कोस से मिलता है और उसे ये सब बताता है। मार्कोस ये सब कहानी सुनने के बाद इमरान को बताता है कि ये डिबुक जब तक सब कुछ बर्बाद ना कर दे पीछे नहीं हटेगी। इमरान उसे कहता है कि कोई तो तरीका होगा, अगर हम अबार्शन करवा दें तो। जिस पर वो उसे बताता है कि अबार्शन करवाओगे तो मैगी की जान को खतरा होगा। तुम्हारा होने वाला बेबी अब तुम्हारा नहीं है। वो डिबुक तुम्हारे बच्चे के जरिए इस दुनिया में दोबारा आना चाहता है। साथ उसे बताता है कि मुझे ये पता चल जाए अगर कि तुम्हारा होने वाला बेबी लड़का है या लड़की तो मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इमरान उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम एक बार मेरे घर चल के खुद देखो, जिस पर वो उसे मना कर देता है कि अभी नहीं, और साथ उसे एक लाकट देता है कि ये तुम्हारी इस आत्मा डिबुक से हिफाजत करेगा, और उसे बताता है कि आत्मा हमेशा रिफ्लेक्शन वाली चीज़ों पे ज़्यादा आती है, इसलिए घर में जितने भी शीशे हैं सभी तोड़ दो या कवर कर दो। इमरान घर जाके सारे शीशे तोड़ देता है और लाकट को वहाँ अपने रूम में लटका देता है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि इमरान और मैगी बाहर वॉक कर रहे होते हैं कि वहाँ उनकी पड़ोसन भी आ जाती है अपने कुत्ते के साथ। लेकिन उसका कुत्ता मैगी को देखते ही उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश करता है और साथ ही मैगी पे भौंकना शुरू कर देता है। मैगी भी अजीब नजरों से उसे घूर रही होती है। इस लड़की को भी समझ नहीं आ रही होती कि ये कुत्ता आज अचानक ऐसे क्यों करने लगा है। वो इन्हें सॉरी बोलती है और कुत्ते को लेके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात में अचानक इमरान की आंख खुलती है और वो देखता है कि मैगी रूम में नहीं है। इमरान उठता है और उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन वो घर में कहीं भी नहीं होती। इमरान बाहर निकलता है और देखता है कि मैगी एक दीवार के ऊपर खड़ी है और उसके हाथ में एक शापर है। वो मैगी को आवाज देता है और वो वहां से छलांग लगा के नीचे उतरती है और आगे आगे चलना शुरू हो जाती है। इमरान उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, लेकिन वो कहीं गायब हो जाती है और फिर दूसरी तरफ से निकलती है। इमरान उसके पीछे भाग रहा होता है कि वहीं एंट्री होती है इब्राहिम जरदान के बेटे मार्कोस की, जिसे देख के मैगी रुक जाती है और उल्टे पांव पीछे चलना शुरू हो जाती है। मार्कोस उसके करीब जाता है और यहूदी ज़बान में उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और वो आत्मा जिसने मैगी के शरीर को पोजेस किया होता है वो जवाब देता है कि मैं इब्राहिम अजरा हूँ। मार्कोस उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर वो आत्मा कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जब मार्कोस मैगी से ये सब पूछ रहा होता है और वो जवाब दे रही होती है, उस टाइम हैरानगी से वो इमरान की तरफ भी देख रहा होता है। इसके बाद वो मैगी के माथे पे अंगूठा लगाता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद इमरान को मार्कोस के साथ दिखाया जाता है, जहां मार्कोस उससे कहता है कि कल मुझे उस एंटीक स्टोर पे जाना पड़ेगा जहां से मैगी ने ये डिबुक लाया था, ताकि मैं इस आत्मा इब्राहिम अजरा के बारे में पता कर सकूं। जिस पर इमरान उसे बताता है कि वो एंटीक स्टोर तो मेरे ऑफिस के पास ही है। अगले दिन मार्कोस उसी एंटीक स्टोर पे जा रहा होता है, जहां रास्ते में उन्हें पुलिस दिखाई देती है, जो उस लड़की के घर के बाहर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है जिसका कुत्ता रात में उस आत्मा ने मार दिया था। और वहां लॉन से उन्हें एक टूटी हुई पायल मिलती है। इसके बाद मार्कोस इमरान को ऑफिस ड्रॉप करता है और वहां गौर से कुछ देखता है, जैसे कुछ पुरस्कार चीज नजर आई हो उसे, और फिर वहां से निकल के सीधा उस एंटीक स्टोर पे जाता है। स्टोर पे जाके वो उस स्टोर वाले से उस डिबुक के बारे में पूछता है और साथ उससे पूछता है कि वहां तुमने कुछ और भी देखा था क्या। जिस पर वो मार्कोस को कहता है कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस डिबुक में था, मेरा वहां की और किताबों से क्या लेना देना। वहां किताबों का एक अंबार लगा था। मार्कोस उससे उस यहूदी के घर का एड्रेस लेता है जहां से उस स्टोर कीपर ने वो डिबुक लाया था। वो स्टोर वाला मार्कोस को बताता है कि उसकी डेथ के बाद ज्यूश एसोसिएशन ने उसके घर पे ताला लगा दिया था। मार्कोस एड्रेस लेके सीधा उस यहूदी के घर पे पहुंचता है और घर का ताला तोड़ के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाता है और किताबों में कुछ ढूंढ रहा होता है कि अचानक वहाँ सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ इब्राहिम जर्दा की आत्मा आ जाती है। वो मार्कोस को कहता है कि तुम यहाँ मेरी कहानी जानने आए हो ना, और फिर उस पे अटैक करता है। वो मार्कोस को मारने ही वाला होता है कि मार्कोस वही लाकट निकाल के उसके सामने कर देता है, जिसे देख के वो आत्मा वहां से भाग जाती है। फिर वो वहां उन किताबों में ढूंढना शुरू करता है और बिलाखिर उसे डिबुक की कहानी वाली बुक मिल जाती है। मार्कोस वो बुक लेके वहां से निकल जाता है और आके गाड़ी में बैठ के वो बुक पढ़ना शुरू कर देता है, जहां उसे पता चलता है कि 1962 में इब्राहिम अजरा को एक क्रिश्चियन लड़की नोरा से प्यार हो जाता है।
इब्राहिम अजरा एक बहुत बड़े यहूदी व्यापारी याकूब अजरा का बेटा होता है। इब्राहिम अजरा का बाप याकूब अजरा दूसरे जजीरे में कारोबार कर रहा होता है और वहां से उस जजीरे में माल सप्लाई कर रहा होता है जहां नोरा रहती थी। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि इब्राहिम एक दिन नोरा को लाके वेडिंग ड्रेस गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि ये ड्रेस यहूदी लड़कियां शादी में पहनती हैं। मैं जा रहा हूँ, बाबा से बात करूंगा, फिर वापस आके हम शादी कर लेंगे। इब्राहिम जाता है और जाके अपने बाप को नोरा के बारे में बताता है, जो सुन के उसका बाप गुस्से में पागल हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम यहूदी हो, तुम ईसाई लड़की से शादी नहीं कर सकते। इब्राहिम उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे उसी जजीरे में कैद कर देता है। इधर लोरा को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और हर रोज हर आने वाले शिप में इब्राहिम जर्दा को ढूंढती है। नोरा की उम्मीद अब टूटती जा रही थी और वो प्रेगनेंसी वाली बात ज्यादा दिन अपने माँ बाप से छुपा भी नहीं सकती थी। बिलाहर उसकी माँ को भी पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ महीनों बाद इब्राहिम जर्दा अपने बाप से छुपा के अपने नौकर के हाथ नोरा को एक खत भेजता है जिसमें वो उसे सारी बात बताता है और लिखता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। नोरा वो खत पढ़ने के बाद सुसाइड कर देती है। इसके बाद नोरा के बाप को नोरा के कमरे से इब्राहिम जर्दा का खत मिलता है जिससे उसे नोरा के सुसाइड की वजह का भी पता चल जाता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि नोरा का पूरा गांव इब्राहिम जर्दा के इंतजार में होता है कि कब वो आए और उससे नोरा का बदला लिया जाए। कहानी मजीद आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि इधर इब्राहिम जर्दा अपने बाप को मना लेता है और उसे लेके नोरा के गांव आता है उसके माँ बाप से बात करने। लेकिन इधर सब कुछ बदल चुका होता है और जो ही वो बाप बेटा गांव में दाखिल होते हैं पूरा गांव उन पे दावा बोल देता है। वो इब्राहिम को बुरी तरह पीटते हैं और वहां से निकल जाते हैं। याकूब अपने बेटे को जख्मी हालत में डॉक्टर के पास ले जाता है जहां डॉक्टर चेकअप के बाद उसे बताता है कि ये बच तो गया है लेकिन ये जिंदगी में फिर कभी नॉर्मल नहीं हो सकेगा। ये आने वाली सारी जिंदगी इसी तरह पैरालाइज रहेगा। याकूब अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकता था और इसके साथ जिन्होंने ये सब किया इन्हें माफ भी नहीं करना चाहता था। वो उस पूरे जजीरे से बदला चाहता था, इसलिए उसने कबला के जरिए एक डिबुक बनाया। वो इब्राहिम अजरा की रूह को एक वाइन बॉक्स के जरिए संभाल के रखना चाहता था। याकूब ने इस डिबुक के साथ एक कंडीशन रखी थी कि जब इस जजीरे का आखिरी यहूदी मरेगा उसके बाद ये आत्मा किसी ऐसे शरीर को काबू करेगी जिसके जरिए वो इस पूरे जजीरे को तबाह कर देगी। इसके बाद याकूब अजरा अपने बेटे का गला काट के उसे मार देता है और उसकी आत्मा को उस डिबुक में एक शराब की बोतल में कैद करके रख देते हैं। इस अमल की कामयाबी की एक शर्त यह भी थी कि बॉडी को जलाया या दफनाया ना जाए बल्कि उसे पानी में फेंक दिया जाए। इसके बाद याकूब अब्राहम की बॉडी को लाइट हाउस से 8 मील समुद्र के अंदर फेंक देता है और वापस आकर अपने कब्रिस्तान में एक नकली बॉडी को दफना देता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलता कि ये बॉडी नकली है या असली। सब यही समझ रहे होते हैं कि ये अब्राहम जर्दा की ही बॉडी है। कहानी में दोबारा मार्कोस को दिखाया जाता है जो ये कहानी पढ़ने के बाद घर जाता है और इस किताब को दोबारा पढ़ता है जहाँ इसकी सुई इस बात पे अटक जाती है आखिर वो ऐसा कौन सा शख्स है जिसके शरीर को काबू करके डिबुक इस पूरे जजीरे को तबाह कर सकती है। इसके बाद मार्कोस फादर से मिलता है और उसे अब्राहम जर्दा की कहानी के बारे में सब बताता है। पूरी कहानी सुनने के बाद फादर मार्कोस से पूछता है कि अगर इस डिबुक में लड़के की आत्मा है तो फिर वो लड़की की आत्मा कौन थी जो बार बार मैगी को नजर आती थी। जिस पर मार्कोस उसे बताता है कि वो नूरा की आत्मा थी जो इब्राहिम को ये सब करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। यहाँ सीन चेंज होता है और इंस्पेक्टर संजय जो इमरान के पड़ोसी के कुत्ते वाले केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो इमरान के घर आता है जहाँ इनकी मेड दरवाजा खोलती है और उसे बताती है कि साहब नहा रहे हैं और मैडम हॉस्पिटल गई हैं, आप अंदर आए। वो अंदर जाता है और देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। वो इमरान की मेड से पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर वो संजय को कहती है कि मत पूछो साहब और साथ एक पायल दिखाती है उसे कि सुबह से मैडम की इस पायल की जैसी दूसरी पायल ढूंढ रही है, कहीं नहीं मिल रही, इसीलिए ये सामान बिखरा पड़ा है। संजय वो पायल देखता है और उसे याद आता है कि जब वो कुत्ते वाले केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था तो उनके पड़ोसियों के घर के लॉन से उसे ऐसी ही एक पायल मिली थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फादर वहाँ इंस्पेक्टर संजय के पास आते हैं और उसे इब्राहिम जर्दा की सारी स्टोरी सुनाते हैं और साथ उसे कहते हैं कि इमरान और मैगी किसी और के रिवेंज का विक्टिम बन गए बेचारे।
वहाँ संजय को समझ आती है कि उस एंटीक स्टोर के नाइट वॉचमैन की डेथ भी इसी डिबुक की वजह से हुई थी। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि वहाँ मार्कोस भी आ जाता है और उन दोनों को बताता है कि कल हम यहूदियों के रिलीजन के मुताबिक योम किपर है, यानी कल के दिन डिसाइड होगा कि अगले साल कौन जिएगा और कौन मरेगा। और कल के दिन अगर हमने डिबुक वाली आत्मा को शरीर से अलग ना किया तो ये बहुत बड़ी तबाही मचाएगी, फिर इसे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हमें इस बुक में लिखी कहानी की सच्चाई जांचने के लिए पहले यहूदियों के उस कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, जहां इब्राहिम जर्दा की कब्र खोद के कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या वाकई वहां जाली शरीर है या नहीं। अगर इस कब्र में अब्राहम जर्दा की बॉडी ना हुई और जाली शरीर हुआ तो कंफर्म हो जाएगा कि इस बुक की स्टोरी सच्ची है। फिर वो यहूदियों के कब्रिस्तान जाते हैं और अब्राहम की कब्र ढूंढ के उसे खोदते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वहां वाकई जाली शरीर दफनाया गया है और उस किताब में लिखा एक एक हर्फ सच था। वो लोग वहां से ये कंफर्म करने के बाद वापस निकलते हैं और मार्कोस इंस्पेक्टर को कहता है कि मुझे 10 यहूदी चाहिए होंगे इस अमल को करने के लिए, वरना मैं इस डिबुक को कैद नहीं कर पाऊंगा। तुम 10 यहूदियों का अरेंज करो कहीं से भी, शायद यहाँ कोई टूरिस्ट यहूदी आए हों। और साथ उसे कहता है कि ये अमल पूरा करके एकदम हमें इस डिबुक को समुंदर में ठीक उसी जगह फेंकना पड़ेगा जहाँ इब्राहिम जर्दा की बॉडी फेंकी गई थी, लाइट हाउस से 8 मील समुंदर के अंदर। वो ये बात कर रहे होते हैं कि वहीं मार्कोस को फादर का फोन आता है और वो उसे कहता है कि वही हुआ जिसका डर था, तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त था। ये सुनकर मार्कोस परेशान हो जाता है और गाड़ी से उतर के कहीं जाने लगता है। जाते हुए वो इंस्पेक्टर संजय को कहता है कि तुम जाओ रवि को फोन करो और उसे लेके सीधा सेंटर में पहुंचो। रवि इमरान का कोलीग होता है जो उसके साथ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। यहाँ फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि इमरान रात के टाइम अकेला न्यूक्लियर सेंटर पहुंच जाता है और पासवर्ड लगा के इंटर होने के लिए डोर ओपन करता है, जहाँ पहले से रवि खड़ा होता है जो उसे इलेक्ट्रिकल शॉक देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। रवि के साथ संजय भी वहाँ मौजूद होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इमरान को एक जगह कुर्सी पे बांधा होता है और फादर, मार्कोस, मैगी सब उसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं। इमरान को होश आता है और वो उन पे चिल्लाता है कि मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है, जिस पर मार्कोस उसे बताता है कि डिबुक ने मैगी को नहीं तुम्हें काबू किया हुआ था। और साथ उसे बताता है कि उस रात जब मैगी घर से बाहर निकली, पड़ोसी के कुत्ते को मारा, वो सब तुम्हें ट्रैप करने के लिए था और वहीं उसने तुम्हें काबू किया था। साथ उसे बताता है कि जब उस रात मैंने वहां मैगी से पूछा कि तुम कौन हो, तो जो जवाब आया इब्राहिम जर्दा, वो मैगी की जुबान से नहीं तुम्हारी जुबान से आया था। और फिर जब मैगी वहां गिर के बेहोश हुई और तुम उसे उठाने आए तो वहां मैंने तुम्हारे पास एक एक्सेस कार्ड देखा। तब तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन अगले दिन मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने गया और वहां तुम्हारा ऑफिस देखा तो मैं सारी कहानी समझ गया था कि ये डिबुक तुम्हारे जरिए इस पूरे जजीरे को तबाह करके अपना बदला लेना चाहती है, क्योंकि तुम्हारे जरिए इसे इस पूरे जजीरे को तबाह करने के लिए बस चंद बटन दबाने हैं और न्यूक्लियर अटैक से ये पूरा जजीरा तबाह हो जाएगा। इसके बाद वो उसे बताता है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ था जब तुम्हारे वालिदैन एक्सीडेंट में फौत हुए और तुम मेंटल डिस्ट्रेस में चले गए, तो मेरा यकीन और पक्का हो गया। लेकिन यहाँ हमें एक बात पता करनी थी कि तुम्हारा होने वाला बच्चा मेल है या फीमेल। और जब रिपोर्ट में आया कि वो मेल है तो तब जाके मुझे कंफर्म हो गया कि डिबुक ने तुम्हें ही काबू किया है। लेकिन अगर इस बात का 1% भी तुम्हें शक हो जाता तो इस डिबुक के कब्जे से तुम्हें छुड़ाना नामुमकिन हो जाता। इसलिए हमने तुम्हें भिनक भी नहीं पड़ने दी इस बात की कि इसने तुम्हें काबू किया है। और साथ उसे बताता है कि इस सब के बारे में मैगी को भी पता था और वो भी हमारे साथ मिलके खुद को इस डिबुक के कब्जे में दिखाने का नाटक कर रही थी। इसके बाद संजय वहां 10 यहूदी लड़कों को ढूंढ के ले आता है जो कि वहां आए हुए टूरिस्ट थे। मार्कोस उन्हें कहता है कि तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम लोगों ने डरना नहीं है और इस किताब को पढ़ना रोकना नहीं है। इसके बाद वो लोग अमल शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान डिबुक इन पे हमला भी करने की कोशिश करता है, वहां से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे काबू कर देते हैं और फिर इब्राहिम जर्दा की आत्मा को काबू करके वापस उसी डिबुक में डाल देते हैं। इसके बाद मार्कोस और संजय जाते हैं और उस डिबुक को समुंदर में ठीक उसी जगह फेंक आते हैं जहां इब्राहिम जर्दा के बाप याकूब जर्दा ने उसकी बॉडी फेंकी थी। यूं वो जजीरा भी तबाही से बच जाता है और इमरान एंड मैगी की जान भी आज़ाद हो जाती है। कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि इमरान और मैगी के यहाँ एक खूबसूरत बच्चे का जन्म होता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं फिर किसी नए दिन किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।